नमस्कार। संधि के अगले भाग में आज हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि के आगे के उदाहरण। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बाद जैसे हमने लास्ट वीडियो में पिछले वीडियो तक ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई तक के उदाहरण पढ़े थे। आज हम उ या उ प्लस उ या उ बराबर दीर्घ उ ये उदाहरण पढ़ते हैं। चलिए उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए एक शब्द है भानु धन उदय। भानु प्लस उदय ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये उ की मात्रा इसमें और ये वाला उ, इन दोनों को हमें मिलाना है। तो ये बनेगा बड़ा उ और ये दोनों, ये बड़ा उ किसके बाद आएगा? न के बाद, क्योंकि न में उ की मात्रा है। देखिए आप, न में उ की मात्रा है, लघु उ की मात्रा है। जैसे हम छोटा उ बड़ा उ बोलते हैं ना, लघु को छोटा और दीर्घ को बड़ा। ह्रस्व, लघु को ह्रस्व भी बोलते हैं और दीर्घ इसका विपरीत यानी बड़ी मात्रा। तो न में उ की मात्रा थी, उसके बाद ये उदय वाला उ, इन दोनों को मिलाकर बना दीर्घ उ। इन दोनों को हम काट देते हैं तो न के बाद उ बचने के कारण न में बड़ी मात्रा हो गई। अब इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा भानुदय। अब ये बड़ी मात्रा कैसे आई ये आप सभी समझ सकते हैं। इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं। और उदाहरण में है सिंधु प्लस ऊर्मी। ऊर्मी में बड़ा ऊ, ऊर्मी। सिंधु का ऊ और ये ऊ, ये बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ ही बनेगा, क्योंकि नियम है। खैर, तो इसका हो जाएगा सिंधूर्मी। ये हो गया। उदाहरणों को पढ़ने का एक फ़ायदा यह होता है कि बाद में मिलते जुलते किसी भी उदाहरण को आप अपने हिसाब से उसका उत्तर कर सकते हैं। इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है। ये समझना है कि किन वर्णों को मिलाने से कौन सा वर्ण बनेगा, कैसा विकार उत्पन्न होगा, तब हम संधि को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उदाहरण को रट लो, रटा नहीं जाता, इनको समझा जाता है। समझने के बाद अपने आप महसूस होने लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अगर गलत संधि की हुई होगी तो हमें खुद पता चल जाएगा कि ये गलत संधि की हुई है। एक और उदाहरण देखते हैं, विधु प्लस उदय। तो जैसा कि आपको पता है ये ऊ और ये ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा और यहाँ पर हो जाएगा विधुदय। ठीक है, आगे और उदाहरण देखते हैं। भू प्लस ऊर्जित, इसका होगा, अब ये बड़ा ऊ, ये भी बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ ही आएगा अंत में, भूर्जित। बस ये हो गया। इसके बाद एक अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण में मधु प्लस उत्सव। तो ये होगा मधुत्सव, मधुत्सव। ठीक है, सॉरी, ये मधु में छोटी मात्रा आएगी पहले, बाद में बड़ी मात्रा बनेगी। ऐसी एक गलती पिछले वीडियो में भी हुई थी। तो छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा को लेकर हुई थी। तो खैर, मानवीय भूल समझ के उसको आप अनदेखा करें। जब मैंने वापस वीडियो देखा तब पता चला कि ये मैंने यहाँ पर कुछ गलत मात्रा लगा दी, या फिर वर्ण विच्छेदन के समय गलत मात्रा का प्रयोग किया। खैर आगे बढ़िए। मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्यु के बाद, मृत्युपरांत। तो इसका जो उत्तर होगा वो मृत्युपरांत। संधि शब्द ये होगा, मृत्युपरांत। और उदाहरण देखते हैं। गुरु
धन उपदेश, इसका होगा गुरु बड़ा रू प देश, गुरुपदेश। ये बड़ी मात्रा आई, क्यों? क्योंकि ये छोटी मात्रा और ये छोटी मात्रा मिली आपस में तो हमेशा बड़ी मात्रा ही बनेगी। खैर छोटी मात्रा का कोई नहीं है, नियम के आधार पर चाहे छोटी मात्राएं मिले चाहे बड़ी मात्राएं मिले, समान मात्रा होनी चाहिए। जैसे अ आ ई उ ये समान मात्राएं मिलने पर हमेशा बड़ी मात्रा ही बनेगी, ये नियम है। एक और उदाहरण है अनु प्लस उदित, इसका होगा अनुदित, क्योंकि बड़ी मात्रा आ जाएगी। ठीक है, अब एक उदाहरण को हम वर्ण विच्छेदन के द्वारा वापस अलग करके इसको समझते हैं। देखिए सरयू, सरयू नदी का नाम है। ऊर्मी, ऊर्मी यानी लहर, सरयू की लहर। तो सबसे पहले स में अ की मात्रा, र में अ की मात्रा और य में य में ऊ की मात्रा। ठीक है, अब ये बड़ा प्लस हम लगा देते हैं, ये वाला प्लस इसको हम यहाँ बीच में लगा देते हैं, मतलब ऊ के बाद में लगा देते हैं। और यहाँ पर जगह नहीं है तो ये छोटा ऊ ये वाला। उसके बाद ऊर्मी ऐसे बोलते हैं तो ऊर्मी, उच्चारण में जब र पहले आता है तो हम लिखेंगे भी र को पहले। ये र आधा र है क्योंकि ऊपर है। मैंने बताया था कि जो अक्षर ऊपर होता है वो आधा होता है यूजुअली, सामान्य तौर पर। ऊर्मी तो र आ गया, फिर म में ये छोटी मात्रा, छोटी ई की मात्रा। अब यहाँ पर संधि किस किस की होगी? एक इसकी और एक इसकी, मतलब ऊ और ऊ की संधि होगी तो हमेशा इनको काटने के बाद बड़ा ऊ ही आएगा उत्तर में। तो य के बाद, इस य के बाद ये बड़ा ऊ आएगा, इस य के बाद ये बड़ा ऊ आएगा तो यू हो जाएगा, यानी य में ऊ की मात्रा लग जाएगी। जैसा कि पहले भी बड़ा ऊ की मात्रा ही लगी हुई थी और नियम यह है कि उत्तर भी बड़ी मात्रा के रूप में ही आता है। तो इसका होगा सरयूर्मी। इसका, इसमें ऊ की मात्रा और इसमें ये वाला ऊ, ये आपस में कटने पर बड़ा ऊ बन जाता है, बस। अब कुछ उदाहरणों को हम संधि विच्छेद करके देखते हैं। एक शब्द है भूधार। संधि विच्छेद करने के लिए पहले आप, जैसे मान लो कि पता चल गया कि दीर्घ संधि है, कैसे पता चलेगा? एक बड़ी मात्रा आएगी, उस बड़ी मात्रा के दोनों तरफ सार्थक शब्द होंगे। तो देखिए इसमें एक तरफ भ के बाद ऊ की मात्रा और दूसरी तरफ ऊ की मात्रा, फिर धार। भ में भी ऊ की मात्रा लगेगी, बाद में भी ऊ आएगा। अब छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा? देखिए ऐसे छोटी मात्रा करके कोई भू शब्द नहीं होता, शब्द होता है भू। भू यानी धरती। तो एक तरफ तो भू प्लस उद्धार, उद्धार। अब हमने जब इस बड़ी मात्रा को तोड़ा, भ में ऊ की बड़ी मात्रा को, तो दिखने में ऐसा लगता है कि हमने इसको तो छेड़ा ही नहीं है, उसके बाद में ऊ को ऐड कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमने इस भूधार में भ में ऊ की मात्रा को तोड़ा है। कैसे? इसको अलग अलग करके समझते हैं। भ में ऊ की मात्रा, उसके बाद जब संधि करेंगे तो ये, चलो एक बार इसको, इसी को अलग करके देखते हैं। भ ऊ आधा द, फिर ध में आ की मात्रा और फिर र में अ की मात्रा। ध और र को हलंत कर देते हैं। ये इसका वर्ण विच्छेदन हुआ भूधार का। हमें तोड़ना है इस मात्रा को, ऊ की मात्रा को। ऊ की मात्रा को तोड़ेंगे तो ऐसे आएगा ऊ प्लस ऊ। अब बड़ी मात्रा या छोटी मात्रा वो हमारे ज्ञान पे डिपेंड करता है कि हमको कितना मालूम है शब्दों के बारे में। यहाँ पर बड़ी मात्रा आएगी, इसको तोड़ने के बाद
एक तरफ बड़ी मात्रा, एक तरफ छोटी मात्रा आएगी। अब देखिए भ ऊ, ये बड़ी मात्रा, क्योंकि भू शब्द होता है, भूमि को कहते हैं भू, और यहाँ पर ऊ, ये भ के बाद ये ऊ की मात्रा, और ये छोटा ऊ की मात्रा, फिर द धा ध आ र अ, तो भ और ऊ मिलकर बन जाएंगे यहाँ पर भू। ये मात्रा को तोड़ने के बाद वाला ऊ है, ये ओरिजिनल जो हमने ऊपर प्रश्न लिखा वो वाला नहीं है। और यहाँ पर ये द धार तो खैर है ही, इसको तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे, लेकिन तोड़ने के बाद ये ऊ की मात्रा आई थी, मात्रा को तोड़ने के बाद ऊ की मात्रा बनी। हमने भ को कुछ नहीं किया, हमने भ के जो मात्रा लगी हुई थी ऊ की, उसमें से दो ऊ अलग किए, एक छोटा एक बड़ा, क्योंकि ये मात्रा भ के बाद में है, इसलिए भ पर भी मात्रा लगेगी, और बाद में तो खैर ऊ आएगा ही आएगा, भू प्लस उद्धार। जब पहले ही अक्षर में, जैसे इसमें जो पहला इसमें वर्ण है उसमें ही संधि हो रही है, तब कंफ्यूज नहीं होना है, तब उसको तोड़ने का एक तरीका होता है, हमें मात्रा को तोड़ना होता है, शब्द के साथ, मतलब व्यंजन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, स्वर के साथ ही जो कुछ भी, अगर स्वर संधि है तो स्वर को अलग अलग करें। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। बहूर्जा, बहूर्जा, तो इसमें एक तरफ तो आएगा बहु, एक तरफ आएगा ऊर्जा। ह में ऊ की मात्रा को तोड़ा, तब ह के पीछे एक छोटा ऊ की मात्रा बची, एक बड़ी ऊ की मात्रा बची, क्योंकि बहु शब्द होता है और ऊर्जा शब्द होता है, इसलिए बहु प्लस ऊर्जा। इसके बाद देखिए धातुष्मा, धातुष्मा, इस ऊ की मात्रा को अलग करना है, तो धा त भी पहले ही था, ऊ की मात्रा के पहले त है, त के बाद में ऊ की मात्रा है, इसलिए त को यहाँ पर लिखकर अब एक मात्रा हमारे पास बची छोटा ऊ की, और दूसरी मात्रा हमारे पास बची बड़ा ऊ, क्योंकि ऊष्मा में बड़ा ऊ लगता है और धातु में छोटा ऊ लगता है, और इन दोनों को अगर हम वापस मिलाएंगे तो ये धातुष्मा बनेगा, क्योंकि हमेशा बड़ी मात्रा ही बनती है। अगला शब्द है वधूक्ति, वधूक्ति। देखिए एक बार वापस समझते हैं कि व में यहाँ पर अ की मात्रा दिख रही है, ध में यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा दिख रही है, बाद में आधा क, बाद में त, आधा त में ई की मात्रा, क में नहीं त में मात्रा, क्योंकि क्ति ऐसे बोलते हैं, वधूक्ति, पहले क फिर त, फिर त में मात्रा। अब हमने इन सब को एक बार अलग कर दिया, ठीक है, लेकिन तोड़ना किस मात्रा को है, जो बड़ी मात्रा। अब यहाँ पर ध्यान दें आप, जो मैंने अलग अलग किए इन सबको, यहाँ पर ध्यान दें, इनमें बड़ी मात्रा कौन सी है, बड़ी मात्रा है ये, तो हमें इसके दो टुकड़े करने हैं। अब दो टुकड़े कैसे करने हैं, बड़ा ऊ है तो दोनों तरफ या तो ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और उस तरफ भी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऐसे ही होगा। तो हमें ये पता लगाना है कि जो वधु शब्द है उसमें छोटा ऊ होता है या बड़ा ऊ होता है, बाकी सब सही है। तो वधु में हमेशा बड़ा ऊ ही आएगा, तो उस ऊ की मात्रा को तोड़ने के बाद इधर ऊ और इधर छोटा ऊ, क्योंकि उक्ति में छोटा ऊ आता है। ये उस ऊ की मात्रा को अलग करने के बाद ये दो मात्राएं हमारे पास बची। अब इनको अगर शामिल रूप से लिखें तो व का व, ध के बाद बड़ा ऊ की मात्रा, तो ये हो गई धू, ये ऊ का यहाँ पर ऊ वापस आ जाएगा, आधा क त ई, उक्ति, वधू प्लस उक्ति, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ये देखिए आप आराम से इसको, वधू प्लस उक्ति, मात्रा को अलग करना है। पहले वर्ण विच्छेदन के द्वारा सभी मात्राओं को अलग अलग लिख दें, फिर डिसाइड करें कि कौन सी मात्रा को हमें दो अलग अलग मात्राओं में विभाजित करना है।
आगे हम जब पढ़ेंगे, जैसे दीर्घ संधि के बाद वाली संधि में पढ़ेंगे, तो अलग अलग मात्राएं मिलकर एक मात्रा बनेगी, और उस एक मात्रा को अलग करने के बाद दो अलग अलग मात्राएं बनेंगी। अभी तो ये हो रहा है कि आ को अलग करने के बाद अ या आ ऐसे मिलते जुलते शब्द आ रहे हैं, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा अलग नियम थोड़े बदल जाएंगे। इसके बाद एक और उदाहरण देख लेते हैं। बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय। हाँ, एक तरफ है, चलो इसमें ये ऊ की मात्रा, इसको अलग करते हैं, तो बहु, और ये उद्देश्य, मल्टीपर्पस, जिसके ज़्यादा उद्देश्य हो वो बहुउद्देशीय। एक मात्रा को तोड़ने के बाद दो मात्राएं बचनी चाहिए पीछे, जो अब तक हम पढ़ रहे हैं उसके आधार पर। चलिए एक और शब्द, एक अंतिम शब्द देख लेते हैं कि भूत्थान। भूत्थान, भूत्थान शब्द में भ में बड़ा ऊ की मात्रा है। इस मात्रा को तोड़ने के लिए इनको अलग अलग लिखते हैं। भ प्लस ये ऊ की मात्रा, इसी मात्रा को अलग अलग करके दो मात्राएं हमको, यानी दो स्वर हमको यहाँ से निकालने हैं। इसके बाद आधा त है, त के बाद थ भी आधा, उसमें आ की मात्रा, तो बनेगा, वापस बन जाएगा पूरा। फिर न में अ की मात्रा। अब हमें जब तोड़ना इस ऊ की मात्रा को है, तो हम देखते हैं कि इसमें से, जैसे मान लो कि हमने दो छोटा ऊ बना दिया यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों छोटा ऊ, लघु मात्रा, ह्रस्व मात्रा यहाँ पर फिट बैठती है कि नहीं बैठती है। तो इधर अगर देखें तो उत्थान में तो छोटा ऊ आ जाएगा, कोई बात नहीं, ये उत्थान। लेकिन इधर भू, तो भू में बड़ा ऊ की मात्रा आती है, तो भू प्लस उत्थान, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार इसको अलग से लिख देते हैं वापस। ये भू प्लस उत्थान, ये हो गया भूत्थान। ठीक है, तो आज इन उदाहरणों में इतना ही। एक और वीडियो में, या फिर चलो इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही है, दीर्घ संधि खत्म हो जाए, फिर अगले वीडियो में गुण संधि शुरू कर देते हैं। अगला नियम है री, और री के साथ वापस री ही, क्योंकि री से मिलता जुलता कोई अन्य स्वर तो होता नहीं। अब ये दीर्घ कैसे बनेगा कि जब हम री को ऐसे ऐसे और ऐसे लिखते हैं, तो दीर्घ री को ऐसे लिखेंगे, मतलब ये नीचे ह जैसा कुछ दो मात्राएं लगेगी, री की दो मात्राएं लगेंगी। बाकी इसका प्रयोग सामान्य बोलचाल में नहीं होता दीर्घ री का, लेकिन संधि के नियम में होता है, इसलिए हमें ये पढ़ना है। चलो इस उदाहरण को लेकर हम आगे दो चार शब्द देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा है भी नहीं। जैसे एक शब्द है पितृ ऋण, तो आप देखिए कि यहाँ पर त के बाद भी री की मात्रा है, इसमें इस त में री की मात्रा, और उस री के बाद प्लस के बाद भी री है। तो इस री और इस री, इन मात्राओं को मिलाने के बाद बचेगा तो री ही, लेकिन दीर्घ वाला, बड़ी मात्रा वाला, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि है ये, ऐसे पितृण। तो अब देखिए, जब एक री की मात्रा ऐसे लगती है, तो दो री की मात्रा ऐसे लगेगी। इसको ह नहीं बोलना है, इसको दो री मानना है, री से ऋषि वाला। तो ये एक मिनट, पितृ ऐसे, पितृऋण ऐसे बोलते हैं इसको, पितृऋण, क्योंकि री दो बार आया है। इसके बाद अगला शब्द है इसी तरह मातृऋण, भातृऋण, ये भी हो जाएंगे। एक और शब्द है मातृऋकार, रिकार, कुछ नहीं है, त के बाद री है, उसके बाद प्लस के आगे भी री है, दोनों को मिलाकर दीर्घ री बन जाएगा, और वो दीर्घ री इस त में लग जाएगा, मातृकार, मातृकार, ऐसे।
इसके बाद अगला शब्द है जामात्री ऋण, त में री आगे री, तो ये शब्द बनेगा, ये अक्षर बनेगा। और जो पहले है ये जा मा और उसके बाद ये ण, जामात्रिण, बस बाकी एज इट इज़ वापस आ जाएगा। ये कोई मुश्किल नहीं है, बस जैसे अ और अ मिलाकर हम आ करते हैं, आ और आ भी आ ही होता है। ई बड़ी ई बनता है, दीर्घ वाली ई। री और री को मिलाकर भी दीर्घ री लिखना है। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ह के जैसा इसको लिखना है। अब जैसे स्वश्री, स्वश्री और ऋण, स में री की मात्रा और आगे री की मात्रा, इन दोनों को मिलाकर दीर्घ री बन जाएगा। जो स में लगेगा तो ऐसे होगा श्री। बाकी ये स्व हमने, और इनको मिलाने के बाद ये श्री और लास्ट में बचा ण, स्वसृण। ठीक है, एक शब्द और देख लेते हैं, होत्री, होत्री रिकार, रिकार। ह में ओ की मात्रा, त में री की मात्रा और उसके आगे है री। अब उसके बाद में क में आ की मात्रा, र में अ की मात्रा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें इन दोनों की संधि करनी है। इन दोनों की संधि करने के बाद बचेगा, ये दो री को मिलाने के बाद बचता है हमेशा, अरे यार ये क्या हो रहा है, दीर्घ वाला री, ऐसे। तो त के बाद दीर्घ री है, तो त में दीर्घ री की मात्रा लगेगी, क्योंकि त अभी आधा हो गया। मात्रा अलग करने के बाद, मात्रा लगाने के बाद त ऐसे हो जाएगा। ये ह प्लस ओ, इसका हो जाएगा, ये हो, आगे त्रि, आगे ये का और र, ये वापस एज इट इज़ आ जाएगा, होत्रिकार। तो यहाँ पर दीर्घ संधि समाप्त होती है। दीर्घ स्वर संधि में कुछ भी नहीं है, बस बड़ी मात्राएं लिखनी है। समान मात्राओं में जो बड़ी मात्रा होती है वो लिखनी है। अ या आ प्लस अ या आ बराबर आ, ये दीर्घ मात्रा। इसके बाद ई प्लस ई या ई बराबर बड़ी ई, ये दीर्घ मात्रा। इसके बाद उ प्लस उ या उ, तो आएगा बड़ा ऊ, ये दीर्घ मात्रा है। उसी तरह री में भी यही होगा, री भी लिख देंगे, अभी इसमें जगह नहीं बची। तो अ और आ की बड़ी मात्रा, ई और ई की बड़ी मात्रा, ऊ और ऊ की बड़ी मात्रा। इसी प्रकार जो री लिखते हैं, वैसे इसका प्रयोग नहीं होता री का, लेकिन फिर भी नियम है, प्रश्न पूछा जाए तो मान लो री प्लस री, तो री का दीर्घ रूप लिख देंगे कि ये रहा, बस और कुछ नहीं। जिस अक्षर के बाद, जिस व्यंजन के बाद मात्रा हो, चाहे अ की हो चाहे आ की हो, उसी व्यंजन में वापस दीर्घ मात्रा लगा देनी है। जैसे कि वो एक उदाहरण पढ़ा था हमने अभी, गुरु उपदेश या गुरु उपदेश। ये गुरु उपदेश, इसको तोड़ने के बाद र के बाद बची छोटा ऊ और छोटा ऊ, क्योंकि गुरु में छोटा ऊ आता है, उपदेश में भी छोटा ऊ आता है। ऐसे तो करेंगे हम इसका क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद, र ऊ नहीं लिख के रू लिख देंगे, गुरु प्लस उपदेश। ठीक है, और अगर संधि करनी हो तो यहाँ पर छोटा रू और ऊ की मात्रा वापस, तो र में ऊ और ये ऊ मिलकर बड़ा रू बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि समाप्त होती है। दीर्घ संधि का जो नियम है बिल्कुल ही सरल सा नियम है, अ या आ प्लस अ या आ बराबर दीर्घ आ, उसी तरह री तक हमको इनको लेकर चलना है। अगले वीडियो में हम गुण संधि पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।